So welcome to class and good evening everyone. So यहाँ पे पहला टॉपिक आता है. फर्स्ट टॉपिक इज सेल्फ स्टडी. ग्रुप वर्क, ऑलरेडी यू नो दैट. ग्रुप ऑफ strategies we used here, so that is called group work. But in self study, that is mentioned as learning by doing. Okay, self study, खुद से करना. Self study means individual's own independent study. The individual studies and learns himself. An individual attempts and solves the problem himself without any outside help. In group study, teacher will help you. In group study, if you have any type of problem, then teacher will give you the solution. अगर गणित करते हुए कभी भी प्रॉब्लम आता है ग्रुप वर्क में, तो टीचर यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप वर्क के थ्रू बहुत सारा क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं, जिसको यूज करके अब सोल्यूशन मिल जाता है. बट इन सेल्फ स्टडी नोबॉडी हेल्प्स यू. तो यहाँ पे कोई भी आपको सहायता नहीं करेंगे. बस आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है, खुद से सोल्यूशन निकालना है. जब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता है कि आपको खुद ही सोल्यूशन देना पड़ता है, तो ये होता है सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी में बच्चा खुद से ही पढ़ता है एंड खुद से प्रिपेयर होता है. तो यहाँ पे देखो, एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प. किसी का हेल्प नहीं लेता है यहाँ पे बच्चा, खुद से ही यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. सेल्फ स्टडी कैन बी मेड मोर इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक बाय गिविंग रेगुलर होमवर्क और असाइनमेंट. अच्छा, बच्चे को प्रिपेयर करना है. सेल्फ स्टडी दैट मीन्स बच्चे को प्रिपेयर करना है कि वो फर्दर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर सके. सो मैं क्या करूँगी, एज ए टीचर आई एम गिविंग सम रेगुलर बेसिस होमवर्क और असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में आते हैं, वो सोल्यूशन उसको मिल जाएगा. जस्ट लाइक उसको हम प्रिपेयर करवा रहे हैं प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स, डिस्कशन, सेमिनार्स एंड अदर कॉम्पिटिशन्स, जो कि फर्दर उसके लाइफ में सेल्फ स्टडी के लिए हेल्प करेगा. अभी देखो, it is essential to ensure regular progress in mathematics is a practice subject, because we need more and more practice to solve any type of problem. If you have solution of one question, then you have to try to solve other question related to same formula, related to same example, etc. दैट मीन्स इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा. तो यहाँ पे बच्चों का खुद का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इंक्रीज कर रहा है. कैसे? बाय प्रैक्टिसिंग. जितना प्रैक्टिस करेगा बच्चा, उतना वो आगे जाएगा. बाय प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है. और क्या इंक्रीज होगा, बच्चों के थिंकिंग पावर में इंक्रीज आ रहा है. और क्या इंक्रीज हो रहा है, टेकलिंग एबिलिटी. प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसका एबिलिटी वो गेन कर रहा है. टेकलिंग प्रॉब्लम्स और टेकलिंग एबिलिटी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. ठीक है, अभी चलो आगे. तो आगे इधर जाना है हमें. ठीक है, ये छोटा टॉपिक था. So there are some points which shows importance of the self-study, which are given below. The first one is it develops the sense of responsibility and regularity. ठीक है, ये क्या देता है बच्चों को, ये हेल्प करता है. तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेगुलरिटी में हेल्प करता है. बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, रेगुलरली प्रैक्टिस करेगा, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डेवलप करेगा. द चाइल्ड वर्क्स स्टडीज इंडिपेंडेंटली. बच्चा यहाँ पे खुद पे काम करेगा या पढ़ाई करेगा इंडिपेंडेंटली, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा. बच्चे को यहाँ पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलेगा ताकि वो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन कर सके. सेल्फ स्टडी डिस्करेज द हैबिट ऑफ क्रैमिंग. देखो, रट्टा मारने का हैबिट को ये डिस्करेज करा है. एंड आई होप ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, हम लोग कल पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे रिमेंबर नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा ही है और 3 लाइनें खत्म करते हैं, देन अगेन दूसरे प्रोसेस को चलते हैं. इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द लीजर टाइम. कैसे खाली वक्त को यूटिलाइज करना है, उसमें आप खुद को तैयार में लगा सकते हो, खाली टाइम को, आपका फ्री टाइम को, उसके बारे में. इट डेवलप्स ह्यूरिस्टिक एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. ठीक है, कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. एंड ह्यूरिस्टिक मीन आउटवर्डली होता है, जहाँ पे आप एविडेंस के साथ प्रूफ देते हो किसी चीज़ का. हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं, उसके लिए एविडेंसेस चाहिए. यू नीड टू प्रूव समथिंग, सो यू नीड सम एविडेंस ऑल्सो. तो एविडेंस के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो. इट इज़ द बेस्ट वे टू सप्लीमेंट द क्लास वर्क. क्लास वर्क को सप्लीमेंट करने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, यह बेस्ट वे है. चलो, अभी और एक मेथड आया, सुपरवाइज स्टडी. सुपरवाइज स्टडी बोला गया. सुपरवाइज मतलब क्या करते हो, अच्छा,
As a teacher, you also supervise your students because in the classroom you move just like ऐसे ही टहलते रहते हो and sometimes you observe your students properly, sometimes you ask some question. If some problem arises in the students mind, then you solve the problems. तो ऐसे करके आपने क्या किया, बच्चों में सुपरवाइज करने का एक एबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हो। आपके पास एबिलिटी है बट आप बच्चों में भी क्रिएट करना चाहते हो, तो दिस टेक्निक डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। सुपरवाइज्ड हम लोग बहुत सारे वे से कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल वे से हो सकता है, जब आप खुद को करते हो, खुद को आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल वाइज्ड सुपरवाइज कर सकते हो। मैंने कितना काम किया, मैं कितना एबल हूँ देखना चाहते हैं, या फिर मैं कितना वर्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये सारे चीज को ऑब्जर्व करते हो आप, खुद को भी ऑब्जर्व करते हो, तो दैट इज ऑल्सो सुपरवाइज्ड। अगेन कोई बड़ा एक्सपीरियंस पर्सन क्या हमसे छोटा, वो भी हमें सुपरवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस टेक्निक डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। इन सुपरवाइज स्टडी एवरी चाइल्ड हैज टू डिवोट हिज प्रिस्क्राइब टाइम कंपल्सरी फॉर द सेल्फ स्टडी, ठीक है। सुपरवाइज स्टडी में क्या होता है, आपको जितना भी खुद को ऑब्जर्व करना है ना, तो खुद को एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए ना, सेल्फ स्टडी में ही आपको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, या फिर आप खुद को इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपको जितना टाइम मेंशन किया गया है फॉर सेल्फ स्टडी, उसको आप यूज करोगे प्रॉपरली। दिस टेक्निक रिमूव्स द डीमेरिट्स ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक क्या था, ट्रेडिशनल में हमें डिक्टेशन मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाता था। डिक्टेशन मेथड और जस्ट लाइक लेक्चरिंग मेथड, तो यहाँ पे जो टीचर होते थे वो ओनली बोलते थे एंड हमें सुन के याद रखना पड़ता था। तो उस पॉइंट का जो डीमेरिट्स था उसको हटाने के लिए सुपरवाइज स्टडी को लाया गया, ठीक है। सुपरवाइज स्टडीज में जब भी हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए पहला चीज है सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी क्या करता है, एटमोस्फियर क्रिएट करता है। इन दिस टेक्निक द चाइल्ड लर्न्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपने एबिलिटीज के अकॉर्डिंग एंड कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे और क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहले तो सिचुएशन देखना पड़ेगा, फिर स्टेप्स में जाओगे। तो टेक्निक्स में बी यूज्ड इन टू सिचुएशन, दो सिचुएशन में ये टेक्निक यूज हो सकता है। पहला, कीपिंग इन व्यू ऑल द पीपल्स ऑफ द क्लास। आप एज ए टीचर एक बच्चों को देखोगे या सारे बच्चों को देखोगे, ऑब्जर्व किसको करना है, एक बच्चे को या फिर सारे बच्चे को, बोलो, सारे बच्चे को। सो कीपिंग इन व्यू ऑल द पीपल्स ऑफ द क्लास, सो क्लास में जितने बच्चे हैं सबके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, कीपिंग इन व्यू स्पेशली दोज पीपल्स हु आर बैकवर्ड इन मैथमेटिक्स, मतलब जो वीक है। बैकवर्ड मीन्स यहाँ पे SC ST नहीं है, बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, ये बैकवर्ड मतलब जो वीक है, दैट मीन्स जिनका IQ थोड़ा सा वीक रहेगा, अदरवाइज जिनका मैथमेटिक्स नहीं होता है, तो उन बच्चों के ऊपर ज्यादा हम फोकस करेंगे। अभी देखो सुपरवाइज स्टडी के लिए जो स्टेप्स है उसको क्या करते हो। पहला स्टेप, इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन फॉर देयर स्टडी। इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन फॉर देयर स्टडी, स्टडी करवाने के लिए पहले तो इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टडी, अभी देखो इंट्रोडक्शन देने के बाद पहले तो क्या करना पड़ता है कि हमें क्लासरूम में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है टॉपिक्स। उसके बाद प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। प्रिपरेशन मीन्स लेसन प्लान्स। लेसन प्लान्स, लेसन प्लान्स में क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो कि नेक्स्ट डे जब क्लासेस ले रहे हो वहाँ पे प्रॉपर हो जाए। कि लेसन प्लान्स में हम लोग करते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों की कितना नॉलेज है एक टॉपिक के ऊपर उसको जानना है, तो प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, PK testing, previous knowledge testing, then announcement of the topic, then a presentation and lastly recapitulation and home task। इतने पूरे प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड में हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस दिया। बच्चों को पढ़ाने का मतलब होता है बच्चों को कमांडिंग करना या फिर इंस्ट्रक्शंस देना। आपको मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं आपको हमेशा कैसे पढ़ना है इंस्ट्रक्ट करती हूँ, ताकि आप लोग फर्दर जब खुद से सेल्फ स्टडी करो उसमें आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज सुपरविजन बाय द टीचर। सुपरवाइजन, और दैट इज यहाँ पे देखो सुपरवाइजन बोल सकते हो या विजन बोल सकते हो, यहाँ पे मतलब होता है कि देखभाल करना, ऑब्जर्व करना, सबको गाइड करना। ये तीनों वर्ड का एक ही कॉम्बिनेशन में आया तो सुपरविजन बाय द टीचर ही आएगा। देन डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी इज मस्ट, बिकॉज क्या होता है ना, आप लोग पूरे चीज को याद कितना रखोगे, इसलिए ब्लैक बोर्ड समरी होता है कि एट ए टाइम शॉर्टकट में शॉर्टकट पॉइंट्स को हम याद रख सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है,
मेमोरी मैप बनाना या मेमोरी चार्ट बनाना या माइंड मैप्स बनाना फॉर योर कंसर्न टॉपिक्स। तो जितना भी टॉपिक्स है उसका अगर छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लोग डिस्क्राइब करके रखते हो, ताकि बच्चों को पढ़ने में, कैप्चर करने में इजी हो कि आज इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ है एंड इसी पोर्शन के ऊपर हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। Next, the teacher solves his individual problems by supervising his task as a friend, helper and guide. अभी मैंने बोला था यहाँ पे सुपरवाइज का मतलब क्या होता है कि आप पूरे क्लास को सुपरवाइज कर रहे हो, कमांडिंग करने के लिए, गाइड करने के लिए या हेल्प करने के लिए, या फिर उनको मतलब जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम होता है, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बड़े टीचर होने से, एक्सपीरियंस वाले टीचर्स होने से वो उनके सामने बच्चों का मुंह नहीं खुलता। तो एज ए फ्रेंड उनके प्रॉब्लम्स को टैकल करना या फिर सॉल्व करना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है जानना। तो यहाँ पे टीचर, फ्रेंड, हेल्पर एंड गाइड का रोल प्ले कर रहा है। इन दिस टेक्निक बोथ द टीचर एंड चाइल्ड रिमेन एक्टिव। इस प्रोसेस में दोनों ही एक्टिव हैं, टीचर भी एंड बच्चे भी। सुपरवाइज स्टडी इंट्रोड्यूसेस द रेगुलरिटी इन वर्क। बच्चों को रेगुलरिटी बेसिस पे सुपरवाइज करना पड़ता है क्योंकि इसमें बच्चों का प्रोग्रेस लगा रहेगा। द मिस्टेक्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी रिमूव्ड ऑन द स्पॉट। जहां पे भी आप गलत देखते हो, सपोज आप लोगों में से मैंने टेस्ट लिया एंड आप में से कुछ बच्चे गलत कर रहे हो, तो सडनली मुझे उसे फाइंड आउट करना है एंड उसे सॉल्व करना है। तो ये चीज हो जाएगा सुपरवाइज स्टडी से एक हेल्प। द टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब जानते हो, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेम होता है। एक्टिविटी मतलब काम करके दिखाना। यहाँ पे हम किस पे काम करें, इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर। बच्चों के अंदर डिफरेंसेस हैं एंड इसी डिफरेंसेस को माइंड में रखते हुए हमें कौन से पॉइंट को डेवलप करवाना है या वैल्यू देना है वो बताना है, ताकि बच्चे उसी पॉइंट पे अपने पॉइंट्स को क्या करेंगे और ज्यादा आगे लेके जाएंगे। सो ये पॉइंट हो गया। इंपॉर्टेंस देख लो। एवरी चाइल्ड गेट्स अपॉर्चुनिटी लर्न अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड कैपेसिटी। यहाँ पे बच्चे अपने एबिलिटी एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं, बिकॉज सुपरविजन जो भी प्रोसेस है उसके विद इन सेल्फ स्टडी आता है। तो सेल्फ स्टडी बच्चे करेंगे, आपको बस सुपरवाइज करना है, गाइड करना है, हेल्प करना है या फ्रेंड जैसे रहना है। टेक्निक डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। यहाँ पे जो भी टेक्निक्स यूज होता है वो सेल्फ स्टडी का हैबिट को डेवलप करता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। ये बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी को हम यहाँ पे फॉलो अप करते हैं। ठीक है, अभी चलो ये हो गया, समझ आया? ये सुनो, और दो लाइन है, समझ आया इतना? अच्छा, सुपरविजन जो प्रोसेस है, देखो मैं आपको अभी सुपरवाइज कर सकती हूँ, क्या मैं आपको छोटे बच्चों जैसा पढ़ा सकती हूँ? छोटे बच्चों से नो। सो हम यहाँ पे क्रैमिंग, रोट लर्निंग नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों को कौन सा प्रोसेस यूजफुल होगा, मैं कुछ प्रोसेस का नाम बोलूंगी या फिर एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप बताना, उसमें आप समझ जाओगे कि सुपरविजन मेथड कौन सा है। आप लोग पढ़ाई करो, सपोज कोर्सेस, ऑल कोर्सेस आर डन, सारे कोर्सेस कंप्लीट हो गए एंड आपको अभी थोड़ा सा टेंशन है, बस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन करना है, बट मुझे बीच बीच में डाउट आ रहा है। तो उसके लिए सपोज आपके पास ऐसा आपका सिचुएशन होता, आपके पास मैं ऑलवेज प्रेजेंट रहती, ठीक है, एंड आप पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपको हेल्पफुल होगा? ये होता है सुपरविजन। ये है सुपरविजन मेथड। सुपरविजन मेथड में सिंपली बोला गया, बच्चे यहाँ पे सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद के एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, टीचर यहाँ पे एज ए फ्रेंड, एज ए हेल्पर और एज ए गाइड उनको देखभाल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सुपरविजन, विजन बोला गया, विजन मतलब देखभाल करना या देखना, ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे टीचर एक ऑब्जर्वर जैसा है। सपोज आपके पास कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप उसका सोल्यूशन नहीं जानते, डाउट, तो उसमें टीचर आपको हेल्प कर देंगे। या फिर सपोज कोई चीज पे ऐसा सिचुएशन आ गया उसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो टीचर वहां पे आपको हेल्प कर देंगे। ये होता है सुपरविजन मेथड। ठीक है। हम्म, 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 हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड भी काम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सेल्फ स्टडी एक ऐसा चीज है जहाँ पे आप अपनी गलतियों को खुद ढूंढते हो। तो ट्रायल एंड एरर ऑल्सो सेम प्रोसेस, क्योंकि हम ट्रायल लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना हमारा गलती क्या है, एंड उसी को हम काम कर सकते हैं, उस पर हम सोल्यूशन दे सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। एंड बाकी जो आपको डाउट हो रहे हैं ना, ह्यूरिस्टिक मेथड आज की क्लास में है, आज मैं पढ़ा दूंगी, दिखा दूंगी आगे, ठीक है। ओके, ओके। द टीचर्स प्रेजेंस मेक्स द एटमोस्फियर मोर डिसिप्लिन्ड। अभी मैंने बोला ना कि एवरी टाइम अगर मैं आपके पास प्रेजेंट रहती, ठीक है, आपको फोन का कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ रहे हो एंड मैं आपको होल टोटल डे क्या कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका जो एटमोस्फियर है एक आपके माइंड में रहेगा, नहीं, टीचर यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखूंगी, मैं एक अच्छे से खुद को प्रेजेंट करूंगी। तो द टीचर सर्व एज ए गाइड। यहाँ पे टीचर कैसे रोल प्ले कर रहा है, गाइड का रोल प्ले कर रहा है। बोथ द टीचर एंड चाइल्ड रिमेन एक्टिव, बिकॉज टीचर कभी भी बच्चों के सामने, जो अच्छे टीचर्स होते हैं बच्चों के सामने कभी भी इनएक्टिव नहीं होते हैं। एंड बच्चे भी जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं या खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं वो भी कभी भी इनएक्टिव नहीं होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं इनएक्टिव और एक्टिव का हिंदी मीनिंग है सक्रिय और निष्क्रिय। तो सक्रिय मतलब एक्टिव एंड इनएक्टिव इज निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब वर्किंग नहीं करना। तो यहाँ पे टीचर इनएक्टिव नहीं हो सकता, ना ही बच्चे, बिकॉज सेल्फ स्टडी करें, इसलिए दोनों ही एक्टिव रहेंगे, ठीक है। प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग सुपरवाइज्ड स्टडी, तो ये इतना नहीं चाहिए, ये इतना नहीं चाहिए, बस एक लाइन याद रखना, लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको बोल रही हूँ, इतना पॉइंट याद रखोगे। सो वाइल सिलेक्टिंग द टॉपिक, interest, attitude, needs, capacities of the child should be given due importance, ठीक है। आप जब भी सेल्फ स्टडी करते हो, बताओ कौन से टॉपिक पे ज्यादा आपका इंटरेस्ट रहता है। जो टॉपिक आपको पसंद है, योर लाइकिंग सब्जेक्ट और लाइकिंग टॉपिक, जिसमें आपको मे बी यू लव कॉमिक्स, तो आप उस टाइप का स्टोरी या फिर कॉमिक वाले या फिर जस्ट लाइक एक फेवरेट सब्जेक्ट आपका जो भी होगा उसमें आप इंटरेस्ट दिखाते हो। तो वैसे ही होता है मैथ्स में भी, अपना एक जोन होता है, हमें सब सारा मैथ्स पसंद नहीं आता था, कुछ कुछ मैथ्स बहुत पसंद आते थे। वैसे सब्जेक्ट वाइज भी मुझे साइंस पसंद है, तो किसी और बच्चे को हिस्ट्री पसंद होगा, किसी और बच्चे को सिविक्स पसंद होगा, किसी और बच्चे को इंग्लिश पसंद होगा। तो ये सबका लाइकिंग सब्जेक्ट है एंड फेवरेट जोन है जहाँ पे बच्चा बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हमें अगर सुपरवाइज स्टडी को आगे लेके जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लाइकिंग टॉपिक्स एंड लाइकिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड बना रहे, एंड उसके बाद हम आगे लेके जा सके डिफरेंट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। ठीक है, अभी देखो ये जो है रिव्यू इन मैथमेटिक्स, तो रिव्यू अभी के लिए नहीं चाहिए, रिव्यू को थोड़ा सा हम बाद में रखते हैं। बट रिव्यू के साथ एक पॉइंट लिंक्ड है। रिव्यू मतलब क्या है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? वर्ड से ही पता चलेगा, बताओ। दोबारा देखना। अच्छा, असाइनमेंट जो होता है तो टीचर पहले देते हैं, तो पहली बार टीचर ने दिया, सेकंड टाइम पे बच्चे ने क्या किया, काम करके ले आया एंड टीचर ने फिर से देखा, सो दैट इज ऑल्सो रिव्यू मेथड। असाइनमेंट, होम टास्क, ये सारे रिव्यू प्रोसेस के अंडर आते हैं। रिव्यू प्रोसेस, सारा मेथड रिव्यू नहीं होता है, एक एक मेथड है जिसको हम यूज करते हैं एज ए रिव्यू मेथड। तो यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, रिव्यू इन मैथमेटिक्स। रिव्यू मतलब वन काइंड ऑफ फिर से देखना, हम बोलते हैं फिर से देखो, एक बार देखे थे दूसरे बार देखो। सो हम स्टडीज को अगर दूसरे बार देखते हैं तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पहली बार रीड किया, सिंपल कैजुअल ने रीड कर लिया, कैजुअल रीड के बाद मुझे पता चला ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं दूसरे बार उसको पढ़ूंगी, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिव्यू, ठीक है। अभी असाइनमेंट क्या होते हैं, असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स, जिनको होम टास्क के बारे में पूरा पता है, होम असाइनमेंट और होम टास्क, तो वो बच्चे को ये भी पता होगा असाइनमेंट क्या होता है। So assignment is the work given to the student before, either before the lesson or after the lesson. It may be completed at school or at home. घर पे भी कर सकते हो, स्कूल पे भी कर सकते हो, होता है ना। होम असाइनमेंट हमें दिया जाता था, साइंस के बच्चों को, आर्ट्स के बच्चों को टास्क दिया जाता था, ये भी होता है। क्लास में बैठ के भी होम टास्क दिया जाता था या असाइनमेंट वर्क दिया जाता था कि विद इन 2 days आप लोगों को मिलके एक असाइनमेंट बनाना है एंड ये आप किसी और स्कूल में जाके रिप्रेजेंट करोगे, ऐसा भी होता था। तो असाइनमेंट वर्क, असाइन करना, किसी को आप दे रहे हो, आई एम गिविंग सम क्वेश्चन टू यू, सो क्वेश्चन की जगह में वर्ड चेंज कर दो, असाइनमेंट टू यू, ठीक है। तो सेम थिंग है, मैंने कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया, असाइनमेंट वर्क दिया, आपको दे दिया, अभी आपको वो कंप्लीट करना है
कहाँ पे? स्कूल पे या घर पे। ये कैसा होता है ना, आपको कुछ लेसन्स मैंने पढ़ाया, आज मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाया, सो मे बी मैंने टॉपिक पढ़ाया जो है वो टॉपिक आपके लिए न्यू है। सो न्यू है तो मैं टॉपिक के बाद में दूंगा तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर, आफ्टर दूंगा। अगर टॉपिक ओल्ड है, मतलब रिलेटेबल कंसेप्ट है, जैसे होता था ना स्कूल में, सिक्स क्लास में भी एक टॉपिक पढ़ा है, सेवन्थ में भी सेम टॉपिक है, बट थोड़ा सा भास्ट है, तो उस बेसिस पे, सिक्स के नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं पहले ही आपको लेसन प्लान, सॉरी लेसन प्लान बोलो, असाइनमेंट दे सकती हूँ उस लेसन के रिगार्डिंग, उस लेसन के रिगार्डिंग। तो ये हो जाएगा बिफोर। सो बिफोर और आफ्टर का जो सिचुएशन है ये आपको समझना है। आफ्टर जब न्यू टॉपिक आता है, ये अननोन टॉपिक है, नॉट रिलेटेबल टू अस, सो उस टॉपिक के रिलेटेड टीचर क्या करते हैं, असाइन करते हैं असाइनमेंट आफ्टर गिविंग सच लेक्चर। तो उस लेक्चर के बाद आपको देंगे। अगर टॉपिक रिलेटेबल है, आपके पास उस रिलेटेड नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो उससे पहले देंगे, तो दैट इज बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट, असाइनमेंट इज ए सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग और कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। ठीक है, अच्छा बताओ, असाइनमेंट जब भी आप लोग करते हो तो आपको एक फीलिंग आता था रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, आप रिस्पॉन्सिबल हो इस, हाँ बस, तो ये चीज है अंडरटेकिंग। ठीक है, शॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग और कमिटमेंट, वन काइंड ऑफ कमिटमेंट, यू आर कमिटेड टू दिस वर्क, you are committed to this work. When you are a teacher, if you are a good teacher, right, you are not a bad one, but अगर आप सोचते हो कि खुद को रिप्रेजेंट करना है एज ए गुड टीचर, यू आर ऑलवेज कमिटेड टू योर वर्क, यू आर ऑलवेज कमिटेड टू योर वर्क। आप अपने काम के प्रति बहुत ही निष्ठावान रहोगे, बहुत ही ज्यादा उसमें लगे पड़े रहोगे, कभी भी आप हार नहीं मानोगे, वैसे रहता है। तो असाइनमेंट वर्क भी वैसा ही है, आपके लाइफ के लिए कुछ असाइनमेंट है, आपके लाइफ में भी कुछ असाइनमेंट वर्क है, आपका जो पूरा लाइफ चल रहा है ना वो भी एक असाइनमेंट जैसा ही है। उसमें भी आप डेली रूटीन में कुछ ना कुछ काम करो, आपको कुछ घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, सपोज घर पे कुछ शादी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, वो भी एक असाइनमेंट वर्क जैसा है, क्योंकि वो टास्क मे बी आपने कभी नहीं किया है बट फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो वो भी असाइनमेंट वर्क जैसा है। ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, स्कूल में भी हुआ, बाहर में भी कुछ काम करते हो, वो भी असाइनमेंट वर्क होता है। The child undertakes upon himself the responsibility of carrying out the work assigned to him. मैंने अभी बोला आपको सोचना है कि ये काम आपको दिया गया है, मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करना। तो ये चीज आपका एक, बोल सकते हो, कैपेसिटी को दिखाने के लिए होता है कि आप कितने ट्राई कर रहे हो, कितने ट्राई कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स इंक्लूड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट में, मैथमेटिक्स के असाइनमेंट में दो टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। फर्स्ट वन रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स, सेकंड वन, देखो रिपीटेटिव क्या है, मतलब इससे ऊपर और क्या आएगा, रिव्यू प्रॉब्लम्स, रिव्यू, रिपीटेटिव एंड रिव्यू, रिपीटेटिव एंड रिव्यू। सो रिपीटेटिव में क्या आया, दीज आर बेस्ड ऑन न्यू वर्क। रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स, आप बोलोगे मैम रिपीटेटिव बोला है फिर बोलता है न्यू वर्क है, अरे न्यू ईयर, सॉरी न्यू ईयर, घुस गए, आज फंबल हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट न्यू वर्क, नया काम। सो ये क्या होता है, सेवरल टॉपिक्स है, आपके पास बहुत टॉपिक्स हैं, बट इस टॉपिक्स में कुछ कुछ ऐसे काम होते थे, टॉपिक्स बोल रहे हो, टॉपिक्स के विद इन कुछ कुछ ऐसे काम है जो ना रिलेटेबल है विथ योर एक्सपीरियंस। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास वेराइटीज ऑफ वर्क आपने किया हुआ है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो मैच करेगा, कुछ ना कुछ मैच करेगा। So suppose by assigning problems on several different topics, the teacher provide varieties of assignment to the children, which may be interesting for them. अभी बोलो, मैं बच्चों को रिपीटेटिवली प्रॉब्लम्स दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड रिपीटेटिव, नॉट रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है, मैं ऐसा नहीं है कि सेम वर्क दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मैंने हमेशा उनको प्रॉब्लम्स दिया सॉल्व करने के लिए, ताकि उनके अंदर एबिलिटीज आए, उनका कैपेसिटीज बिल्ड हो, एंड उनको नया चीज सीखने को मिले क्लासरूम्स में। समझ आया, रिपीटेटिव बोला गया, रिपीटेटिव मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। टीचर रिपीटेटिवली प्रॉब्लम्स देते हैं बच्चों को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, दिस इज कॉल्ड रिपीटेटिव प्रॉब्लम असाइनमेंट। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, इंटरेस्ट के साथ उस काम को करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट वाला आता है, ठीक है, रिव्यू। सो रिव्यू क्या है, रिव्यू प्रॉब्लम्स आर दैट
which spiral back over the skills and concept learned in the previous topic and hence they are also called spiral assignment. देखो अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सारा बता रही हूँ, स्पाइरल असाइनमेंट, ठीक है। ये आपको ना सीटेट के क्वेश्चंस में बीच बीच में देखने को मिल जाएंगे, मतलब बीच बीच में देखने को मिल जाएंगे, मतलब एक आध क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, क्योंकि पूरा ही आपको तो एक ही चैप्टर से नहीं देगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 30 क्वेश्चन 30 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स एंड 15 चैप्टर्स नॉर्मल जो भी है पेडागोजी रिलेटेड। तो वहां से आपको एक टॉपिक ऐसे ऐसे भी मिल जाएंगे। स्पाइरल असाइनमेंट किसको बोलते हैं? स्पाइरल असाइनमेंट होता है जो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जुड़ा हुआ रहता है। अभी देखो कलर थोड़ा सा चेंज करें बिकॉज ये डार्क लग रहा है एंड मे बी आपको दिखे अभी, ठीक है। अभी स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग, स्प्रिंग देखो, वही है स्पाइरल। ओके, अभी क्या है, किसी चीज को घुमा फिरा के देखना है, पीछे मुड़ के देखना है, रिव्यू कर रहा है ना, रिव्यू फिर से देखना है ना। अभी देखो एक प्रॉब्लम आपने किया हुआ है लाइफ में, इसको हमने नाम दे दिया प्रॉब्लम 1, ठीक है, प्रॉब्लम 1। सो प्रॉब्लम 1 एक टॉपिक से ही आ रहा है, हो गया, एंड उसका कंसेप्ट, उसका जो भी एक्सपीरियंस था आपके पास है, ऑलरेडी यू हैव द एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम्स, उसको सोल्यूशन देना है, उसके बारे में सब कुछ पता है। उस टाइप का प्रॉब्लम अगर सेकंड टाइम आता है, प्रॉब्लम 2 रिलेटेड टू एबव क्वेश्चन, मतलब प्रॉब्लम 1 से रिलेटेबल है, या फिर प्रॉब्लम 3 रिलेटेबल टू प्रॉब्लम 2, तो क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बस, ठीक है। सो ये रिव्यू है, देखो मेरे पास एक्सपीरियंस है पहले वाले का, इसलिए मैं उसको यूटिलाइज करी हूँ 2 और 3 में, सेकंड एंड थर्ड में हमने उसको यूटिलाइज किया। तो अभी देखो क्या बोलता है, स्पाइरल क्यों बोला? Review problems are that which spiral back over the skills and concept learned in the previous topic. जो skills हमने सीखा था एंड जो concept हमने पढ़ा था previously, ठीक है, उसी को हमने utilize किया coming problems में। तो मैंने इसलिए बोला कि एक प्रॉब्लम आपके पास था, अच्छा थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक प्रॉब्लम्स आपके पास था, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने निकाल लिया क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो इस रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस आया, उस एक्सपीरियंस को आप नेक्स्टली प्रॉब्लम 2 और 3 में या फिर सब्सिक्वेंट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर रिलेटेबल टॉपिक से आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया रिव्यू, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है पता है, स्पाइरल असाइनमेंट में दोनों ही कंबाइन होते हैं, देखो बोथ रिपीटेटिव एंड रिव्यू दोनों कंबाइन हो जाते हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट डू नॉट अलाउ द चाइल्ड टू फॉरगेट द मैथमेटिक्स ही हैज लर्न प्रीवियसली। एंड रिपीटेटिव एंड रिव्यू ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको हेल्प करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्वर बोल सकते हो, कि वो बच्चों को कभी भी भूलने ही नहीं देते हैं कोई चीजों को, बिकॉज आप रिपीटेटिवली कर रहे हो ना, एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स को आप रिपीटेटिवली कर रहे हो, आपके टीचर असाइन कर रहे हैं। रिव्यू करना, जो प्रॉब्लम्स आपने किया है उसके एक्सपीरियंस से दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये दोनों चीज आपको मैथ्स भूलने ही नहीं देता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, पर्पस क्या है असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स? पर्पस क्या है? फर्स्ट, टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, टू प्रिपेयर इलास्ट्रेशन फॉर ए टॉपिक। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्ट्रेशन? याद करो, अभी मैं आपको समझा दे रही हूँ, एक टॉपिक याद करना स्किल से, इलास्ट्रेशन, ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स, विथ एग्जाम्पल्स, याद आ रहा है कुछ? बताओ अभी क्या है ये, इसका मतलब बताओ, इलास्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स, इलेबरेट करना, राइट। इलास्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा हुआ था, जहाँ पे डिटेल्ड किया जाता है, ठीक है, चीजों को डिटेल्ड करते हैं। अभी देखो, फर्स्ट था सॉल्व करना प्रॉब्लम को, सेकंड आया इलास्ट्रेशन फॉर ए टॉपिक, एक टॉपिक को समझने के लिए एग्जाम्पल्स के साथ, जहाँ पे भी इलास्ट्रेशन वर्ड सुन ले, आप बोलोगे मैम एक्सप्लेनेशन एंड इलास्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? एक्सप्लेनेशन में भी आप एग्जाम्पल्स का यूज करते हो एंड इलास्ट्रेशन में भी आप एग्जाम्पल्स का यूज करते हो, बट एक्सप्लेनेशन में आप चीजों को इलेबरेट नहीं करते, बट इलास्ट्रेशन में आप कोई भी टॉपिक को इलेबरेट करके पढ़ते हो, मतलब डिटेल्ड करते हो थोड़ा, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट, टू कलेक्ट मैथमेटिकल आइडियाज, बिकॉज यहाँ पे दो दो प्रोसेस हो रहे हैं असाइनमेंट के विद इन, क्या क्या है दो दो प्रोसेस, रिव्यू एंड रिपीटेटिव, ठीक है, दोनों ही आपके असाइनमेंट के पार्ट है। तो ये आपको मैथमेटिकल आइडियाज और मैथमेटिकल डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, टू सॉल्व साइडर्स बेस्ड ऑन ए प्रोपोजिशन, ठीक है, साइडर्स बेस्ड बोला गया, साइडर्स मतलब गो साइड बाय साइड, मूव साइड बाय साइड, ठीक है। प्रोपोजिशन, यहाँ पे प्रोपोजिशन आप अलग है,
यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा उस रिलेटेड या फॉर्मूला बेस्ड आपको साइड बाय साइड सॉल्व करना है, जो कि आपको मैंने स्पाइरल बोला था। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो फिर ऐसे ही मूव करता है। आप ऐसे सडनली आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन में भागो, या फिर बोलोगे नहीं मैं ऐसे जाऊंगी जिग जैग जाऊंगी, नहीं होगा। यहाँ पे स्पाइरल ही जाना है। एंड पहले साइड से ही स्टार्ट करोगे, एंडिंग भी साइड में होगा, तो साइड बाय साइड ही ये जाता है। जैसे कॉइन के दो साइड्स होते हैं, मूव करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जितने भी सॉल्व करना है, टू सॉल्व साइड इज बेस्ड ऑन ए प्रोपोजिशन, जो भी आपका कंसेप्ट होगा, जो उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके बेस्ड होगा। टू अंडरस्टैंड ए प्रोपोजिशन और एक ग्रुप प्रोपोजिशन, आपको समझना पड़ेगा कि एक प्रोपोजिशन है या ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन है। टू ट्रेस आउट द बैकग्राउंड ऑफ ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट का जो बैकग्राउंड है उसको हम ट्रेसिंग करें। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेसिंग? अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बचपन में ये काम करते थे, हाथों में कलर लगा के उसका इम्प्रिंट डालते थे पेपर में, और इंक लगा के, उंगलियों में इंक लगा के करते थे, उसका छाप लेना। ओके, तो इसको हम लोग ट्रेस भी बोल सकते हैं, इसको हम ट्रेस भी बोल सकते हैं। हम ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेसिंग ड्रेसिंग नहीं है, ट्रेसिंग बोल रही हूँ। ट्रेसिंग में क्या होता है, जितना भी इम्प्रिंट होता है या फिर एक छाप छोड़ जाना, उसको हम निकाल, हाँ, वो भी होगा। तो टू ट्रेस आउट द बैकग्राउंड ऑफ ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम और कंसेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट का एक बेस लेना है हमें, कंसेप्ट का हमें एक बेस लेना है। अभी देखो नेक्स्ट, टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम्स ऑन ए टॉपिक और कंसेप्ट, फॉर्मुलेट प्रॉब्लम्स ऑन ए टॉपिक और कंसेप्ट, मतलब एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, इस रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स दो आप उसको सॉल्व कर सकते हो विथ दिस फॉर्मूला। टॉपिक में जो भी फॉर्मूला था उस रिलेटेड। अभी यहाँ पे फॉर्मुलेट मतलब फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे सॉल्विंग को बोला गया है फॉर्मुलेट। उससे कुछ चीजों को ड्रॉ आउट करना, रिजल्ट्स निकालना या आइडियाज निकालना, उसको भी हम फॉर्मुलेट बोलेंगे। कि एक साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियन ने फॉर्मुलेट किया डिफरेंट आइडियाज, एक साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट किया बाईसाइकिल्स को, तो यहाँ पे फॉर्मुलेट मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं किसी चीज का डाटा, एविडेंस और एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मुलेट मतलब यहाँ पे ड्रॉ आउट के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असाइनमेंट। एक गुड असाइनमेंट में क्या होना चाहिए? अच्छा, गुड एक असाइनमेंट है तो इट इज रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस और नॉट, इट इज रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस और नॉट, प्रीवियस नॉलेज। ओके, बिकॉज यहाँ पे ना बच्चे को हम जो भी टास्क दे रहे हैं उसको उस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मे बी आफ्टर और बिफोर यू हैव, बट आपके पास उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। सो इट इज को रिलेटेड विद द एक्सपीरियंस, को रिलेटेड विद द एक्सपीरियंस, एंड ये एक्सपीरियंस प्रीवियसली आपको मिल चुका है। इट शुड रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चों से क्या रिमूव कर रहा है? डिफिकल्टीज। देयर शुड बी क्लैरिटी एंड डेफिनाइटनेस इन असाइनमेंट। डेफिनाइटनेस मतलब पर्टिकुलर, वेरी पर्टिकुलर, मतलब एक पॉइंट पे आप पर्टिकुलर हो रहे हो। एंड क्लैरिटी रहेगा। मैथ्स और असाइनमेंट वर्क करने के लिए हमें क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर होना। क्लैरिटी कब होता है? जब चीजों में ट्रांसपेरेंसी रहता है एंड क्लियर होता है ना, तब हम उसको क्लैरिटी बोल सकते हैं। अदरवाइज जो चीजें ब्लर्ड हो, क्या उसको क्लैरिटी में काउंट कर सकते हो? जो चीजें ब्लर्ड हो एंड उसको दिख नहीं सकते या फिर उसको ट्रांसपेरेंट ना हो, तो उस चीज को हम लोग नहीं लेंगे। तो क्लैरिटी मतलब, मैं ये एक चीज बोलूंगी, क्लैरिटी वर्ड सुना तो याद करना ट्रांसपेरेंसी और क्लियर। जिस चीज में पूरा क्लीन एंड क्लियर रहते हो, ट्रांसपेरेंसी रहता है एंड उसका एक डेफिनाइट पैटर्न होता है या डेफिनाइट उसके सॉल्यूशंस होते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्लैरिटी एंड डेफिनाइटनेस। It should be stimulating and direct learning activities for the child. ऑब्वियस असाइनमेंट वर्क है, यहाँ पे बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, प्लस यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? डायरेक्ट लर्निंग भी कर रहा है। स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी है बिकॉज यहाँ पे बच्चा रिस्पॉन्सिबल, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसा फील कर रहा है कि उसके पास कुछ है, वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ चीज़ों को करने के लिए, या फिर उसके पास बहुत बड़ा कुछ हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, ऐसा कुछ वो फील करेगा। तो यहाँ पे बच्चा स्टिमुलेट हो जाता है। अच्छा, हाउ टू मेक एन असाइनमेंट इफेक्टिव, एक असाइनमेंट को इफेक्टिव कैसे बनाओ? अच्छा, असाइनमेंट में अगर मैं पॉइंट्स को क्लियर ना रखूं तो क्या असाइनमेंट बच्चे कर सकेंगे? नो। सो यहाँ पे पॉइंट शुड बी क्लियर। पहला तो पॉइंट है कि पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा होता है ना, जब भी आप असाइनमेंट करते हो तो आप लोग पूछते थे टीचर्स को, मैम इसके अंदर या मिस इसके अंदर क्या क्या लिखना है, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, कितने पेजेस में होना चाहिए, और कौन से पिक्चर्स होंगे, कौन सा टॉपिक है, रेफरेंस बुक क्या क्या यूज कर सकते हैं, इतना सारा क्वेश्चंस आता था माइंड में। ये सुनो। ओके,
सो ये सारा हो गया क्लियर ऑल दी डाउट्स, ठीक है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया असाइनमेंट बेकार हो जाता है हमारा, ठीक है, असाइनमेंट बेकार हो जाता है। तो हमें ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रखने पड़ेंगे एंड मस्ट बी मोटिवेटेड, मस्ट बी मोटिवेटेड। अच्छा, आप कभी भी अपने असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट करना पसंद करोगे या फिर एक न्यू न्यू आइडियाज के साथ जो प्रेजेंट करना पसंद करोगे, कौन सा? फर्स्ट वन, सेकंड वन? न्यू मतलब ऑलवेज अच्छा लगता है ना कि हमेशा मेरा जो रिजल्ट्स आएंगे या फिर मेरा जो असाइनमेंट होगा या मेरा जो वर्क होगा वो यूनिक हो, क्योंकि एवरी पर्सनालिटी मतलब एवरी पर्सन के अंदर जो एबिलिटी है ना, उसी को हम पर्सनालिटी बोलते हैं, वो यूनिक होता है। सो ये यूनिकनेस से हमें बताता है कि एवरी वर्क में हमें खुद को यूनिक रखना है, ठीक है। तो हमें उसके लिए मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग हो गया ना। अभी देखो ये लाइन मैंने पहले पढ़ा है बिकॉज ये छोटा है, हो गया। अभी पहला चलते हैं। एन असाइनमेंट शुड नॉट बी मेयर डिक्टेशन ऑफ क्वेश्चन बट फॉर इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन प्रॉपर हिंट शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन। ये भी लाइन बोल दिया ना। क्या है? असाइनमेंट होता है बच्चे खुद के अंदर कितना बिलीव करते हैं, बच्चे खुद को कितना जानते हैं या बच्चों के अंदर नॉलेज कितना है, उस चीज का अगर प्रूफ ढूंढना है वो असाइनमेंट वर्क होता है, ठीक है। असाइनमेंट वर्क और प्रोजेक्ट वर्क यही है कि एक बच्चे के अंदर और एक बच्चे के माइंड में कितने आइडियाज हैं और कितने फील्ड में वो वर्क कर सकता है या फिर उसके पास कितने एबिलिटीज हैं, वो एट ए टाइम असाइनमेंट में ही प्रूव करता है। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस कभी किया है बॉयज एंड गर्ल्स में कंपैरिजन अगर कर दो असाइनमेंट में, सो बॉयज का मैक्सिमम टाइम 90% बॉयज जो रहते हैं वो असाइनमेंट में बहुत कम टाइम के अंदर असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं एंड समटाइम्स दे कॉपी दे कॉपीड सीनियर्स असाइनमेंट और जस्ट लाइक पियर्स असाइनमेंट, बच्चों के असाइनमेंट को कॉपी कर लेते हैं अपने ही जो भी क्लासमेट्स रहते हैं उनके असाइनमेंट को। अदरवाइज उनको बोला जाएगा कि डेकोरेटिव करके लाना, कभी अपने से डेकोरेशंस नहीं करते, प्रॉपरली डेकोरेशंस नहीं करते। अगर उसके कंपैरिजन में एक गर्ल होगी जो कि मतलब थोड़ा सा पढ़ने लायक बच्चों को मैं बोल रही हूँ, तो वो अपना डेकोरेशन खुद से करेंगे, वो कुछ लिखना पसंद करेंगे, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से करना पसंद करेंगे। तो ये होता है मेंटालिटी। ये मेंटालिटी आपको समझना है आईक्यू के थ्रू और इंडिविजुअल डिफरेंस के थ्रू। बच्चों के अंदर यही डिफरेंसेस हैं एंड इसी पे आपको वर्क करना रहता है फर्दर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एज ए टीचर ओनली क्वेश्चन आंसर बता दे क्लासरूम में, ये पढ़ाई नहीं होता। आप जब असाइनमेंट वर्क दे रहे हो तो प्रॉपर हिंट देना भी पड़ता है कि इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, ताकि बच्चों को पता चले एंड उसके बेसिस पे बच्चा अच्छे से प्रेजेंट कर सके। इट शुड बी कोऑपरेटिव एक्टिविटी। अच्छा, मैं आपके साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ या कोऑपरेट कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ? कोऑपरेट और कोऑपरेट करिए। तो ये देखो एज अ टीचर आप लोग क्या करेंगे, कोऑपरेटिव एक्टिविटी होना चाहिए। मैं आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग दो दोस्त होते ए एंड बी, दोनों ही काम कर रहे हैं, एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, कोऑपरेटिव करेंगे या कोलैबोरेटिव करेंगे? कौन सा एक्टिविटी करेंगे? कोलैबोरेटिव। बस यही समझाना है कि कोऑपरेशन में टीचर आपको सपोर्ट दे सकता है, कोलैबोरेशन में दोनों का ही कुछ कुछ रोल है एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दो क्या, यहाँ पे तीन चार जो भी रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ओनर है या जितने भी पर्सन है सारे ही ओनर है। सबका एक कॉमन गोल हो सकता है, कॉमन गोल और एम्स हो सकते हैं, उसको फुलफिल करना रहता है। कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव, तो टीचर यहाँ पे ऑलवेज क्या रहेंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे। सो इन विच द टीचर एंड पीपल्स टेक एन एक्टिव पार्ट, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कौन सा मेथड पढ़ा, सुपरवाइजिंग मेथड पढ़ा, सुपरवाइजिंग वर्क पढ़ा। तो सुपरवाइजिंग जो मेथड या वर्क जो भी था, तो उसमें भी टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव थे, इसमें भी बच्चे मतलब स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों ही एक्टिव है। इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड टीचर इज मस्ट इन एन असाइनमेंट, असाइनमेंट में ये होना ही चाहिए। हमने क्लास में घूमते थे, क्या होता था कि हम जब टास्क कंप्लीट कर लेते थे या फिर टास्क में कुछ चेंजेस करना है, क्या पिक्चर्स डालना है, क्या डालना नहीं है, तो एक करके ले जाते थे, फिर टीचर को बताते थे, मैम मैम फिर से बता दो क्या रॉन्ग है क्या नहीं, हम लोग और करेक्ट करके ले आएंगे। तो ये जो चीज होता है इसमें क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। बच्चे मतलब स्टूडेंट एंड टीचर के अंदर अगर इंटरेक्शन ना हो तो इसमें बच्चे इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। सो रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक एंड अदर टीचिंग मटेरियल्स के बारे में भी टीचर हमें बोल देते थे, सो दैट ये हमें क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे और भी अच्छे काम करेंगे। क्लियर है इतना? यस और नो? ओके, चलो और एक न्यू पढ़ते हैं, ब्रेन स्टोमिंग, ठीक है। ब्रेन स्टोमिंग, ब्रेन स्टोमिंग को मैंने आपको कैसे याद रखने को बोला, दिमाग में आइडियाज का तूफान,
ठीक है, स्टॉर्म मतलब क्या है, तूफान। ब्रेन में काम चल रहा है, ब्रेन में किसका तूफान आ सकता है, और कोई चीज तो है नहीं, तो आइडियाज का तूफान, याद रखना। आइडियाज का तूफान कहाँ पे आएगा, दिमाग के अंदर, ब्रेन में आएगा। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ए डेमोक्रेटिक। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक? बोलो, अभी अब्राहम लिंकन आएंगे याद, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। अच्छा, वो भी चलेगा। बताओ अभी डेमोक्रेटिक का मतलब अपने वे से बोलो क्या है। अब्राहम लिंकन को छोड़ दो। अच्छा, बस फ्रीडम के साथ, फ्रीडम के साथ वर्क करेंगे, ओके। सपोज मैं यहाँ पे आपको पूरा एक चीज को ना अच्छे से शॉर्टकट में समझाती हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, सपोज जीडी याद है, जीडी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग वही है। आपको एक रूम में मैं बिठा दूंगी, ठीक है, आई एम योर गाइडर और हेल्पर और टीचर, सपोज लाइक दैट, एंड मैं आपके आइडियाज को नोट डाउन करने के लिए प्रेजेंट हूँ विद ए नोट पैड। मैं नोट पैड लेके खड़ी हूँ, 10 बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में, एंड मैंने एक टॉपिक दिया है, सपोज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन और रिलेटेड टू पॉपुलेशन, कुछ भी एक टॉपिक दिया। अभी बोला गया इस रिलेटेड आप पॉजिटिव और नेगेटिव हो आइडियाज निकालो, ठीक है। बच्चों ने आइडियाज निकाला, एंड बच्चे यहाँ पे आइडियाज कैसे निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा बातचीत करके, हाँ मेरे आइडियाज अच्छे हैं, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हो गया। अभी सारे आइडियाज को एक टाइम पीरियड के बाद नोट डाउन किया जाएगा, एंड इन आइडियाज को कंबाइन करके एक न्यू आइडिया बनाया जाएगा जो कि यूजफुल होगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ये प्रोसेस, अभी देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ डेमोक्रेटिक। सारे बच्चों को फ्रीडम दिया गया कि वो अपने हिसाब से आइडियाज निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड है, एक प्रॉब्लम के बेसिस पे। इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, किसी चीज के ऊपर जनरल आइडियाज निकालने के लिए ये चीज किया जाता है। अच्छा बोलो, जब कम टाइम में बच्चों को पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाते हो? आपके अंदर बहुत सारे टीचर्स भी हैं, कभी तो अपने क्लासरूम में पढ़े होंगे ना। बोलो, कौन सा आइडियाज अपने टीचर से आप फॉलो अप करते हो या फिर आपने पढ़ाया हो, कम टाइम में बहुत जल्दी पढ़ाना है? बोलो बोलो, क्या लगता है? की पॉइंट। अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कि क्लासरूम में वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? 90% वाले भी स्टूडेंट है, 30% वाले भी स्टूडेंट्स हैं। सो की पॉइंट्स अगर मैं देती हूँ, सो वन टाइम देने के बाद 30% वाले समझ पाएंगे अगर डिटेल ना बोला गया? नो मैम। तो यहाँ पे आपका जो मेथड हो गया थोड़ा सा वीक हो गया। यहाँ पे जो मेथड क्लासरूम में होता था कि नहीं, याद करना। सपोज बहुत कम टाइम में टीचर को पढ़ाना रहता है, तो उन्होंने क्या किया, एक टॉपिक, सपोज क्लास में 10 बच्चे हैं तो 5-5 का ग्रुप बनाया, एक ग्रुप को एक टॉपिक दिया, दूसरे ग्रुप को अदर टॉपिक दिया, उनको बोला कि इसके ऊपर पढ़ो एंड आइडियाज निकालो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन 5 बच्चों को बोला गया अभी एक एक उठ के पूरे कंसेप्ट को समझा दो। उन 5 को बोला गया उठो एंड उस टॉपिक को समझा दो। 2 टॉपिक एट ए टाइम विद इन एन हाफ एन आवर कंप्लीट हो जाएगा। ये होता था क्लासरूम में। हाँ, ग्रुप डिस्कशन यही है, यही प्रोसेस को हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी बोला है। एंड क्लास में और एक चीज भी होता था, मैथ्स के क्लास में नॉर्मली जो टॉपर होते थे या फर्स्ट और सेकंड और थर्ड होते थे, अप टू 10th रैंक तक भी बच्चों को हम क्या करते थे, अगर मैथ्स दूसरे बच्चों को नहीं आता था तो उनको बोर्ड के पास बुलाते थे एंड सॉल्व करने को बोलते थे। तो ये भी इसी प्रोसेस का ही एक पार्ट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। सो देखो, इन दिस टेक्निक द कंटेंट इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द चिल्ड्रन। बच्चे यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएट सिचुएशन फॉर, देखो आगे चलते हैं, सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन बोथ रिमेन इन एक्टिव इन टीचिंग। बच्चे यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, टीचर्स भी यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, एंड यहाँ पे बच्चों में क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे लाइंस थोड़े से स्पेस कम है, मैं पढ़ा रही हूँ फिर भी, क्रिएटिविटी बच्चों में ज्यादा बढ़ता है। बिकॉज बोलो, बच्चे यहाँ पे क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटीज, बच्चे यहाँ पे अपना क्रिएटिव आइडियाज निकालता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट ए चाइल्ड कैन लर्न बेटर इन ए ग्रुप। ठीक है, समझ आया? आप बोल रहे हो की पॉइंट्स के बारे में, बट बच्चे ग्रुप में रहने से खुशी से पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। आप लोगों को अगर एक ग्रुप में छोड़ दिया जाए एंड आप लोगों को मैं बोल दूं कि कल आपका एग्जाम है, तो आप लोग बात करोगे या पढ़ाई करोगे? ऑब्वियस, अगर बाकी टाइम होता तो गप लेते, बट
अभी क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो वही चीज होता है, बच्चों को एक टास्क दिया गया, सिचुएशन दिया गया कि विद इन एन आवर या फिर 1 घंटे के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर इसको कंप्लीट करना है। सो दैट मीन्स उनके पास टाइम नहीं है, तो शॉर्ट पीरियड के अंदर पढ़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज है। बाय दिस हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। समझ आ रहा है? कॉग्निटिव डोमेन एंड इफेक्टिव डोमेन दोनों ही फुलफिल हो जा रहा है इस मेथड के थ्रू। साइकोमोटर से हम डूइंग करते ना, कुछ काम करके दिखाते, बट फील करना एंड समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो दोनों ही फुलफिल हो जा रहा है इस मेथड के थ्रू। बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली थिंक करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड अरेंज करेंगे, जस्ट लाइक डिबेट्स और ग्रुप डिस्कशन। द चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड आइडियाज, मैंने अभी बोल दिया था। एंड टीचर यहाँ पे क्या करेंगे, टीचर राइट्स चिल्ड्रन व्यूज एंड आइडियाज ऑन ब्लैक बोर्ड। पहले के टाइम पे नोटपैड नहीं होते थे या नोटबुक नहीं होते थे, तो ब्लैक बोर्ड में लिखे जाते थे। आफ्टर दैट अभी के टाइम पे जो मॉडर्न ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसमें टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, सो दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और जस्ट लाइक स्मार्ट बोर्ड्स आगे उसमें लिख सकते हैं, या फिर ऐसे आपके जो होते थे क्या, नोटपैड होते हैं उसमें भी लिख सकते हो। अदरवाइज जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसमें हम रिकॉर्ड्स भी कर सकते हैं, मोबाइल्स में भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, अदरवाइज टेप रिकॉर्डर में हो सकता है। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर में भी आप उसको रख सकते हो स्टोर करके, फोल्डर्स बना के। अभी एडवांटेज देख लो, इट इज ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। अभी क्या होता है, कुछ कुछ टाइम पे, जैसे आपने अभी मैडम ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मैम ये चीज ऐसा होना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछा, आपने ये बोला तो इसको सॉल्व करके बताइए। तो ये वन काइंड ऑफ डिस्कशन मेथड है। तो डिस्कशन मेथड, डिबेटिंग मेथड, जीडी, सब कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के विदिन आता है। बच्चे जब ग्रुप में पढ़ते हैं, बच्चे जब एक दूसरे के साथ, जब भी पीयर पीयर वाला एक साथ में पढ़ता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर सेम एज ग्रुप वाले बच्चे हैं एक साथ पढ़ते हैं, तो जल्दी पढ़ाई हो जाता है, क्योंकि हम अपने लेवल से बच्चों को समझाते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को समझाते हैं। बट छोटे बच्चे हो या सेम एज ग्रुप वाले हो, वो अपने लेवल में समझेंगे, एक दूसरे का प्रॉब्लम जल्दी समझ पाएंगे। इसलिए ग्रुप लर्निंग जल्दी मतलब जल्दी और इफेक्टिव होता है, बहुत जल्दी करने के लिए। इट हेल्प्स टू अचीव द हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। बच्चों में ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल हम कर सकते हैं इस ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के थ्रू। एंड इट इज अ डेमोक्रेटिक टेक्निक ऑफ टीचिंग। यहाँ पे पूरा ही फ्रीडम है कि बच्चे अपने आप से पढ़ाई कर सकते हैं एंड अपने आप आइडियाज कुछ भी निकाल सकते हैं, व्यूज दे सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अभी मैंने बोला कि मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। रीजनिंग मतलब जानते हो आप, ये क्या है, रीजन आउट करना, किसी चीज का रीजन निकालना, ठीक है, रीजन आउट करना। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि कितने टाइप के रीजन हो सकते हैं। एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग, सेकंड होता है इंडक्टिव रीजनिंग। तो अभी देखो डिडक्टिव रीजनिंग में आता है, डिडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नोन फैक्ट। आपके पास ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, पढ़ना है आपको, ठीक है, बस डेफिनेशन, ठीक है। क्या है डिडक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो ही प्रोसेस है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, राइट। सो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, कंक्लूजन तक पहुंचना, ठीक है। अच्छा, आपको अगर समझ ना आया तो अभी ऐसे करते हैं। सपोज ये एक पीस ऑफ प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। ये प्रॉब्लम को अगर मैं एट ए टाइम सॉल्व करने को ट्राई करूं तो सॉल्व होगा क्या, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, पार्ट टू पार्ट कर देते हैं, चलो 1 2 3 4, अभी एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। वन, इसको सॉल्व कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया। सो एट ए टाइम मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, स्टेप बाय स्टेप वे से मैं कंक्लूजन तक पहुंची, ठीक है। तो ये डिडक्शन है, कंक्लूजन तक पहुंचना है बट एट ए टाइम नहीं पहुंचना है, हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। प्रोसेस ऑफ रीचिंग कंक्लूजन, कंक्लूजन सोच लो एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहां तक हमें रीच आउट करना है, तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए चलेंगे। तो ये डिडक्शन है। डिडक्शन को समझने के लिए मैं केक का आपको एक एग्जांपल दी। सोच लो एक पीस ऑफ केक है या पिज्जा है, जो भी समझना है, इसके अभी 6 पीसेस होते हैं। सब यहाँ पे एक पीस को खत्म कर लिया, खा लिया, तो ये गैप हो गया, फिर से इसको खा लिया, गैप, 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 लास्ट कहाँ तक पहुंचे, कंक्लूजन। सो एक के बाद एक एंड करते जाओगे तो वो खत्म होने को आता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स खत्म होने को आता है। जैसे कि देखो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जब हमने स्टार्ट किया था दिसंबर में, तो आप लोग क्या सोच रहे थे, मैम कोर्स कंप्लीट होगा,
कोर्स कंप्लीट होगा? यस और नो, यस और नो, यस और नो। देखो अभी का टाइम देखो, कोर्स कंप्लीट हो रहा है? यस। धीरे धीरे कोई भी चीज को करने से रेगुलरिटी की बेसिस पे करोगे, या फिर उस चीज को कर लिया छोड़ा, कर लिया छोड़ दिया, कर लिया छोड़ दिया, ऐसे करोगे तो आपके पास लास्ट पीरियड में बहुत ही कम काम रहेगा जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो वो कंक्लूजन है, छोटा सा पॉइंट बचेगा। बड़े काम से छोटे तक आना तो वो डिडक्शन है, बड़े काम से छोटे तक आना, बड़े प्रॉब्लम से छोटे तक आना तो वो डिडक्शन आएगा। ठीक है, डिड्यूस करना। अभी देखो हम कहाँ पे जाएंगे, इंडक्शन पे जाएंगे। अच्छा, इंडक्शन मतलब क्या होता है? वन काइंड ऑफ, हम लोग नॉर्मल इंडक्शन मतलब किसी चीज को प्रोसेस ऑफ कंक्लूजन तक अगर रीचिंग करना है तो वो डिडक्शन है। प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट ए कंक्लूजन, रीचिंग कंक्लूजन, अराइविंग कंक्लूजन, दोनों में डिफरेंस है। रीचिंग कंक्लूजन, अराइविंग कंक्लूजन, ओके, पहुंच गए, बहुत ज्यादा। रीचिंग कंक्लूजन, एक काम को तोड़ते हुए चल रहे हो। अराइविंग कंक्लूजन, एक काम को हमें सॉल्व करते हुए जाना है, बट एट ए होल पीरियड में, एट ए होल पीरियड में पूरा करके जाना है। तो पूरा करने के लिए ऑब्जर्वेशन का पॉइंट चाहिए। अच्छा, जब आप, मैंने बोल दिया कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको तोड़ तोड़ के करना पड़ता है, ब्रेक करके, तो वो डिडक्शन है। तो एक ऐसा काम बोलो जिसको हम करने के लिए होल टोटल कुछ चीजों का इंफॉर्मेशन नीड करते हैं, जस्ट लाइक पोर्टफोलियो बनाते हो, या फिर बच्चों का रिजल्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड, कार्ड बनता है। ओके, अच्छा, जब रिजल्ट्स बनाते हो तो क्या हम जो चीज को पहले सॉल्व कर चुके हैं, जस्ट लाइक हाफ ईयरली हो गया है, एग्जाम्स एनुअल भी हो गया है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है या नहीं रिजल्ट कार्ड्स के लिए? दोनों इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट यहाँ पे हमें इंडक्टिव है तो हमें पूरा ही चाहिए, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, इसलिए इंडक्शन आया। इंडक्शन वन काइंड ऑफ क्या होता है ना, बोल सकते हो ये लीड आउट करता है किसी चीज को, इंड्यूस करना, मैं आपको इंड्यूस कर रही हूँ, मैं आपको इंड्यूस कर रही हूँ, जस्ट लाइक स्टार्टिंग पीरियड से हमें कुछ नीड होता है। सो इंडक्टिव रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नीड होता है स्टार्टिंग से एंडिंग, स्टार्टिंग टू एंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग टू एंडिंग। वहां पे बस क्या था, ओनली एंडिंग पॉइंट तक पहुंचना था, बट यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंडिंग, स्टार्ट टू एंड, पूरा ही जाना है। स्टार्ट टू एंड हो गया, इन से लेके आउट तक इंडक्टिव। डिडक्टिव बोला गया ओनली एंड, तो डिडक्टिव। क्लियर है? होगा। यस। हम्म। 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 हाँ, समझ सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। ओके, अभी और एक चीज मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एग्जाम हॉल में रीजनिंग के मैथ्स आते हैं, रीजनिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, वो कौन सा होगा, डिडक्शन और इंडक्शन, मतलब डिडक्टिव और इंडक्टिव? अच्छा, मैं बता रही हूँ अभी। कुछ मेथड्स वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिडक्टिव के, कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंडक्टिव के। कैसे समझोगे? अभी कुछ क्वेश्चन, मिरर इमेज का क्वेश्चन देखो, मिरर इमेज, या फिर कोडिंग का क्वेश्चंस, कोडिंग का क्वेश्चंस, ओके। जहाँ पे आप लॉजिक लगाते हो, अपना एक रूल बनाते हो या लॉजिक लगाते हो, एंड उस रूल के अकॉर्डिंग ही एंड पॉइंट तक पहुंच जाते हो। रूल लगाया, फॉर्मूला डाला, एंड पॉइंट पहुंच गए, फॉर्मूला डाला, एंड पॉइंट तक पहुंच गए, दैट इज डिडक्शन, दैट इज डिडक्शन। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे थ्रू आउट थ्योरी चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए और एग्जाम्पल्स चाहिए उसको समझने के लिए, दैट इज इंडक्शन, दैट इज इंडक्शन। ठीक है, सो इंडक्शन के लिए आपको एक्सप्लेनेशन पॉइंट चाहिए और एग्जाम्पल्स। अच्छा, आपको एग्जाम में रीजनिंग एसेसन आता है, रीजन और एसेसन आता है, बस रीजन एंड एसेसन होता है आपकी इंडक्टिव। जो कोडिंग के मैथ्स होते हैं या फिर आपके छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड और मिरर इमेज वाले आते हैं, वो आपके डिडक्टिव। ठीक है, वो आपके डिडक्टिव, मैं सिंपल एग्जांपल दी अभी, बाकी और भी आगे है पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, अभी देखो आगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत सारा पॉइंट्स था, सीटेड में ना ऐसे घुमा फिरा के आपको आएंगे, आपको समझना पड़ेगा बहुत कुछ। ठीक है, चलो, राइट ए नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। अभी पूरा ना स्टोरी जैसा याद रखना, मैं अभी स्टोरी बोलने वाली हूँ, पूरा स्टोरी बोलूंगी, स्टोरी जैसा, आग बंद करो या ना बंद करो पर सुन लो, याद रखो। मैथमेटिक्स स्टार्ट्स विथ काउंटिंग,
ठीक है। गणन, पहले के टाइम पे इंग्लिश में तो लिखा नहीं जाता था, इसको गणन बोलते थे। गणित, गणन, इसको काउंटिंग कर सकते हो, मैथ्स को आप काउंटिंग कर सकते हो। हाउएवर इट इज नॉट कंफर्म दैट अर्ली काउंटिंग वाज मैथमेटिक्स। पहले के टाइम पे जो काउंटिंग्स होते थे, वो जो गिनती करते थे हम लोग, वो मैथमेटिक्स है कि नहीं हमें नहीं पता। Only when some record of the counting was kept and therefore some representation of number occurred can mathematics be said to have started. जब से हमने काउंटिंग स्टार्ट किया, जब से हमारे पास काउंटिंग के रिकॉर्ड्स है और एविडेंसेस हैं, तब से हम बोल सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स है। समझ आया? 3 लाइन हम पढ़े। मैथमेटिक्स को हम काउंटिंग बोल रहे हैं, बट अर्ली पीरियड में जो काउंटिंग होते थे उसको हम मैथमेटिक्स बोल नहीं पाते थे। बट अभी के टाइम पे एविडेंसेस हैं हमारे पास काउंटिंग के, जब से काउंटिंग का एविडेंसेस मिला है तब से हम उसको मैथमेटिक्स बोल रहे हैं। सो जब मोस्ट एंशियंट मैथमेटिक्स आया, जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज आते हैं या टेक्स्ट आते हैं, नंबर्स आते थे, तो उस पीरियड था 322 का पीरियड, बेबीलोनियन। बेबीलोनियन जो पीरियड आप लोग बोलते हैं, ठीक है, 1900 बीसी का पीरियड है। प्लिम्पटन, प्लिम्पटन 322, ठीक है, प्लिम्पटन 322। एंड यहाँ पे जब बहुत सारे पर्सन थे जो लोग इसको एक्सप्लेन करते थे, प्लिम्पटन 322 मतलब उस पीरियड में उन्होंने किया। रीड मैथमेटिकल पैपिरस, इजिप्टियन 2000 टू 1800 बीसी। आपको पता है ना, बीसी का पीरियड ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होते आएगा, ठीक है। डिक्रीज मतलब जितना आगे बढ़ रहे हो उतना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इजिप्टियन और कौन थे? मॉस्को मैथमेटिकल पैपिरस, ठीक है। अभी बोलोगे पैपिरस है मतलब कुछ पपाया का कुछ जूस है क्या? नहीं, मैं देखो यहाँ पे मजाक कर रही हूँ, बट याद रखने के लिए आपको याद रखते हैं, ये पर्सन थे, मैथमेटिशियंस थे, एंड गणन करे थे। इनको हम प्रॉपर मैथमेटिशियन बोले ना बोले, बट ये गणन के काम में थे, काउंटिंग के वर्क में थे। तो ये जितने पर्सन हैं, जस्ट लाइक प्लिम्पटन 322 मतलब उस पीरियड में उन्होंने किया। रिंड मैथमेटिकल पैपरस, मॉस्को मैथमेटिकल पैपरस, इन्होंने सारा एक्सप्लेनेशंस दिया है मैथ्स के टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे क्या करोगे, ऐड, जो पॉइंट समझ आ रहा है देखो, ऐड मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था उसको ऐड कर देना, हो जाएगा। अब देखो, ग्रीक में मैथमेटिक्स ग्रेटली, ग्रेटली क्या हुआ, रिफाइंड द मेथड्स एंड एक्सपांडेड द सब्जेक्ट मैथड ऑफ मैथमेटिक्स। ग्रीक जो मैथमेटिक्स है, उन्होंने क्या किया ना, मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा ही रिफाइंड कर डाला, बहुत ज्यादा ही रिफाइंड कर डाला, एंड छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन करने को स्टार्ट किया। चाइनीज जब आए मैथमेटिक्स को लेके, तो उनका कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन प्लेस वैल्यू से स्टार्ट हुआ। प्लेस वैल्यू, यू नो दैट, आपको पता ही होगा। सारे बच्चों को अगर पता नहीं है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो सीटेट के लिए आए हो, उनके लिए भी बोल दो, प्लेस वैल्यू जो स्थान, स्थान अंकित किया जाता है या स्थान को आप निर्माण करते हो, निर्धारण करते हो, उसको बोला जाता है। अच्छा बोल दो, कौन सा प्लेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू कैसे समझते हैं, वंस, टेंस, ऐसे ही समझते हैं ना, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, यही होता है आपका प्लेस वैल्यू। बस, प्लेस वैल्यू का कौन लेके आया, प्लेस वैल्यू चाइनीज मैथमेटिकल और मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिशियंस थे, चाइनीज मैथमेटिशियंस, याद रखो, चाइनीज मैथमेटिशियंस एक्सप्लेन्स अ प्लेस वैल्यू सिस्टम। ग्रीक मैथमेटिशियंस ने क्या किया ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट मैथड है और सब्जेक्ट मैटर है, उसको एक्सप्लेन किया, हो गया। हिंदू में कौन आया, हिंदू अरेबिक, मतलब प्रॉपर हिंदू नहीं आया, अरब, अरब जो कंट्रीज अभी है वो साइड में, एंड हिंदू, कुछ हिंदू एंड अरेबिक सब मिक्स होके इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने एक रूल बनाया, न्यूमेरल सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस। अच्छा, ऑपरेशंस, मैथमेटिक्स का सिंपल ऑपरेशंस कौन से हैं, व्हिच आर द सिंपल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स? बस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, तो ये सिंपल ऑपरेशंस के लिए जो रूल्स है या प्रॉपर्टीज है और न्यूमेरिकल सिस्टम्स है, नंबर लाइंस, नंबर सिस्टम्स, इन्होंने डिस्कवर किया। तो 3% हमने अभी बोला कि पहले 3% थे हमारे पास, प्लिम्पटन, रिहान, सॉरी रिहान बोल रही हूँ, रीन मैथमेटिकल पैपरस एंड मॉस्को मैथमेटिकल पैपरस, उन्होंने एक्सप्लेन किया था मैथमेटिक्स के पॉइंट्स को। फिर आए ग्रीक, ग्रीक वालों ने क्या कर लिया, सब्जेक्ट मैथड एक्सप्लेन कर दिया, मेथड्स एक्सप्लेन कर दिया मैथमेटिक्स का। चाइनीज वालों ने क्या किया, प्लेस वैल्यू सिस्टम निकाल दिया। हिंदू अरेबिक ने क्या निकाल दिया, नंबर सिस्टम निकाल दिया, उसके साथ रूल्स फॉर द यूज ऑफ इट्स ऑपरेशन, मतलब उसको यूज करने के लिए जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं या नंबर सिस्टम्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, उसको एक्सप्लेन कर दिया। अभी और एक है इस्लामिक मैथमेटिक्स, इस्लामिक मैथमेटिक्स थ्रू द वर्क ऑफ मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारिज़मी, उसका नाम भी थोड़ा सा ये है, ख्वारिज़मी। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो मैथमेटिक्स का एक्सप्लेनेशन था, इन्होंने ऊपर लिखा गया है,
ठीक है, ऊपर लिखा गया है, मैंने पॉइंट थोड़ा-सा मार्किंग में गलत किया हुआ है, यहाँ पे देख लेना। द कोर्स ऑफ फर्स्ट मिलेनियम एडी इन इंडिया एंड वेर ट्रांसमिटेड टू द वेस्ट। मतलब मैथमेटिक्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं, नंबर सिस्टम्स हैं, बोला गया है हिंदू अरेबिक ने, मतलब हिंदू एंड अरब के जो भी पर्सन्स थे मिक्स होके तो नंबर सिस्टम बना दिया एंड अरेबिक सिस्टम्स में ही उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, बट ये तो धीरे-धीरे हिंदू में आना पड़ेगा ना, इंडिया में आना पड़ेगा। इंडिया से धीरे-धीरे पास तो होना ही पड़ेगा। तो अभी मुस्लिम लोग जो आए, यस, नहीं, 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 वो ये टाइम पीरियड का फर्स्ट मिलेनियम एडी बोला गया है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इट इज़ नॉट मिलियन बिलियन ये नहीं है, ये टाइम पीरियड है। मतलब फर्स्ट मिलेनियम पीरियड, देन सेकंड मिलेनियम पीरियड, मतलब एक सेंचुरी को हम लोग काउंटिंग करें यहाँ पे। 1 सेंचुरी को यहाँ पे काउंटिंग किया जा रहा है कि बहुत सारे सेंचुरी के बाद ये आए एंड ये नंबर सिस्टम को और भी ज़्यादा आगे ले गए। ठीक है, इस लाइन को इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया गया, ओनली इतना करिएगा कि नंबर सिस्टम्स और न्यूमरल सिस्टम्स और उसके जो रूल्स थे, नेक्स्टली एक्सप्लेन किसने किया, एक्सप्लेन किया मुस्लिम मैथमेटिशियंस ने, मुस्लिम मैथमेटिशियंस ने। हो गया, अभी आगे चलो, इतना ही करना और आगे मत जाना, मतलब उस पॉइंट को आगे नहीं लेना है। यहाँ पे इंडियन मैथमेटिक्स में आता है, राइट ए नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। सो इंडियन मैथमेटिक्स सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन कौन सा है, ओल्ड सिविलाइजेशन बोल दो, ओल्ड ओल्ड ओल्ड, इंडस वैली, आईवीसी। सो अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन या फिर अभी के अकॉर्डिंग काउंट करें तो ओल्ड सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका जो हो गया, ये सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ बिटवीन, देखो, 25,000 टू 1500, मतलब हम बोल सकते हैं 2500 टू 25,000, मैंने बोल दिया, सो सॉरी, कितना बड़ा मिस्टेक बोल दिया, सो सॉरी, 2500 टू 1500 बीसी। मैंने अभी क्या बोला, बीसी का पीरियड ऑलवेज डिक्रीज होता है, जितना आप बीसी से, मतलब ऐसे 1 बीसी बोलोगे तो नियर अबाउट ये अभी के आसपास का पीरियड आएगा, जितना आगे की तरफ जाओगे तो ओल्ड पीरियड आएगा, 100 बीसी ओल्ड पीरियड चला जाएगा, जितना आप इधर मूव कर रहे हो मतलब 1 या फिर 2 3, मतलब इधर आ रहे हो, हमारे ईयर के पीरियड के पास आ रहे हो, जैसे 2000 का पीरियड है या फिर 2001 2 3, मतलब इससे पहले जो भी आपका था, बीसी बीसी सी ऐसा था। तो बिफोर क्राइस्ट का जो भी पीरियड है, तो बिफोर क्राइस्ट में ये पीरियड चल रहा था, 2500 टू 1500 बीसी में क्या आया, आईवीसी आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन आया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में न्यूमेरल्स वेर इन्वेंटेड बाय इंडियन मैथमेटिशियंस। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, इंडियन मतलब हिंदू एंड अरबिक वाले दोनों मिलके क्या बना लिए, न्यूमेरल सिस्टम्स। सो हमारे अभी इसी लाइन को मेंशन किया गया, न्यूमेरल्स वेर इन्वेंटेड बाय इंडियन मैथमेटिशियंस, दे वर कॉल्ड एज हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स। हो गया, इसी को आगे प्रोसीड किसने किया, मुस्लिम लोगों ने। ठीक है, अभी देखो नंबर सिस्टम्स को इन्होंने क्या लिखा है, दीज न्यूमेरल्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी न्यूमरल्स। ठीक है, याद रखोगे ये सारे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, ब्राह्मी न्यूमरल्स। एंड फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया यूरोप में, इंट्रोड्यूस टू यूरोप बाय अरब मर्चेंट्स। अच्छा, मर्चेंट्स कौन होते हैं, मर्चेंट्स, व्यवसायी, व्यापारी और व्यवसायी, व्यवसायी, हाँ, जो वाणिज्य के काम में जाते थे, मतलब बिजनेस बिजनेस ओरिएंटेड वो लोग घूमते थे। और पहले के टाइम पे तो ये फ्लाइट व्लाइट नहीं था, पानी का रास्ता था, जल रास्ता हम लोग बोल सकते हैं, या पानी का रास्ता था, वाटर जो भी सिस्टम्स के थ्रू हम लोग मूव करते थे, सीप के थ्रू या फिर नौका के थ्रू जाया करते थे, तो वो सारा था। तो उस टाइम पे सोच लो, अरब वाले गए कहाँ पे, यूरोप में। सोचो यूरोप में न्यूमरल सिस्टम्स नहीं था, वहाँ पे रोमनिक था, रोमनियन लेटर्स पढ़े जाते थे, नंबर्स पढ़े जाते थे, वहाँ पे इन्होंने जाके ये नंबर्स स्टार्ट करवा दिया, जो कि हिंदू एंड अरबिक ने मिलके निकाला था। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस इक्वल्स टू, देन ट्रिपल लाइन मेंशन है, ये ट्रिपल लाइन आप लोगों को पता होगा क्या है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री के रिलेटेड जानती हूँ, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं है 3 लाइन्स का मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, एंड ये प्लस है, ये मुझे पता है। सो ब्राह्मी न्यूमरल्स में लॉयर रो इन इंडिया इज द फर्स्ट सेंचुरी, लॉयर रो बोला गया है, नीचे जितना आओगे ना उतना आपको मिलेगा, टाइम मिलते जाएगा, टाइम पीरियड आगे आ रहा है, सो आगे आ रहा है मतलब फर्स्ट सेंचुरी में आप पहुंच गए। आपको पता है, किसी को पता है ये क्या है, ये 3 लाइन वाला, मुझे पता नहीं है, आप लोगों को अगर पता है तो हिंट दे सकते हो मुझको, मुझे भी पता चले, बिकॉज मैं मैथमेटिक्स की। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अच्छा,
नहीं, नहीं प्लस। अच्छा, अच्छा। मैंने समझा ये लाइन 1 के लिए है, ये 2 हो गया, ये 3 लाइन के। ओके, ओके। मैंने सोचा इसका कुछ सिंबल्स के अकॉर्डिंग कुछ होगा। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। सो 1 के लिए हमने 1 लाइन लिया, 2 के लिए 2 लाइन लिया, 3 के लिए 3 और 4 के लिए प्लस। अच्छा ब्राह्मी न्यूमेरल्स है। ब्राह्मी न्यूमेरल्स में ये यूज़ किया गया। ये सारे यूज़ किए गए एंड हमारे न्यूमेरल्स में ये यूज़ किए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके। अच्छा, हमारे पास कितने नंबर्स थे पहले पता है? नंबर्स जब न्यूमेरल्स आए कितने नंबर्स थे? 0 टू 9। 0 टू 9 एंड 0 बहुत लेट में इन्वेंट हुआ है। 0 टू 9 थे बट 0 को कोई वैल्यू नहीं देता था, इसलिए 1 0 लगने से एक वैल्यू आएगा। उसका प्लेस वैल्यू जो चेंज हो जाता है 0 लगने से, कोई नंबर का प्लेस वैल्यू चेंज हो जाता है 0 लगने से, उसको इन्वेंट लास्ट में किया गया, बहुत लेट में किया गया। हो गया। वैदिक में पढ़ लो। अभी वैदिक पीरियड आ गया। मैथमेटिक्स दैट डेवलप ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड आ रहे हैं। अब ये 6000 से 500 बीसी में आ जाओ। 500 बीसी तक, मतलब सोचो वैदिक पीरियड कितना लॉन्ग पीरियड है यहाँ पे। सो वैदिक मैथमेटिक्स तो बोला जाएगा बिकॉज वैदिक पीरियड में जो मैथमेटिक्स डेवलप हुआ तो उसको हम वैदिक मैथमेटिक्स, और लिटरेचर जो डेवलप होगा वैदिक लिटरेचर। ठीक है। सो एंड आप वेदास जानते हो, 4 वेदास है, ऋग एंड यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हो गया। अच्छा, जब वैदिक पीरियड हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसका एक क्या था, वैदिक पीरियड में जो मैथमेटिक्स था, वैदिक मैथमेटिक्स, जो जितने भी इसके कैरेक्टर्स थे ये ग्रंथ में संहित थे। ठीक है। आदि ग्रंथ, दैट इज कॉल्ड एंशियंट और इटर्नल बुक। मतलब बोल सकते हो ये हॉली बुक है। बहुत ही पावरफुल बुक था हिंदू धर्म का। बोल सकते हो कि ये पावरफुल बुक था। एंड इसमें मैथमेटिशियंस थे। पहले के टाइम पे मैथमेटिक्स को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दिया गया, आज के टाइम पे भी दिया जाता है, बट पहले जब स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया क्योंकि ये पूरा न्यूएस्ट कंसेप्ट था। एंड इसको हम ऐड करते हुए नंबर्स के इन्फिनिटी तक पहुंचे। एक इन्फिनिटी भी एक चीज है, वहां से आया इन्फिनिटी रेज का कंसेप्ट, इन्फिनिटी मेटर्स का कंसेप्ट, इन्फिनिटी एलिमेंट्स का कंसेप्ट, बहुत कुछ आया। मतलब एक छोटी चीज को अगर डिवाइड करते हो उसका लास्ट क्या आएगा, उसका एंडिंग क्या होगा? कोई चीज का छोटा पार्ट को क्या बोलते हो? एटम्स। एटम्स। एटम्स को तोड़ो तो कुछ मिलेगा? At- वो एनर्जीज मिलेंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। उसको तोड़े तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। और कुछ है नहीं। ठीक है। तो ये जितने भी इंफिनिटी पॉइंट तक हम जा रहे हैं ड्यू टू मैथमेटिक्स है। ड्यू टू मैथमेटिक्स है। The progress and development of Vedic mathematics can be chiefly divided into 2 years। मतलब years मतलब group of years है। यहाँ पे बहुत सारे पीरियड को हमने मेंशन किया है इस years के अंदर। 2 years है। 2 years मतलब 2 साल नहीं है। यहाँ पे 2 years का मतलब है ग्रुप ऑफ पीरियड। तो वैदिक पीरियड अर्लियर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 6000 बीसी का है। लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 500 बीसी का है। सो अर्लियर जो वैदिक पीरियड था उसमें क्या किया देखो, अभी मैंने अभी बोला था इस चीज को, डिस्कवरी ऑफ जीरो, 10th प्लेस वैल्यू मेथड। इतना याद रखो। पहले के पीरियड में क्या हुआ ना, मैथमेटिक्स को अर्लियर मैथमेटिक्स सक्सीडेड विद द 10 साइंस। हमारे पास 10 नंबर थे, 0 to 9, 0 to 9। ठीक है। एंड मतलब इसको एक्सप्लेन किसने किया था? इंडिया वाले ने ही किया है। ठीक है। इंडिया वालों ने किया है, बट इस टाइम पे इंडिया का नाम हमने इंडिया नहीं रखा था, तो आप उसको बोल नहीं सकते हो इतना ज्यादा। बट एविडेंसेस आपको वैदिक पीरियड से मिलेंगे, आदि ग्रंथ से मिलेंगे। तो ये 10th प्लेस वैल्यू मेथड, डिस्कवरी ऑफ जीरो, नंबर सिस्टम्स में 10th एक ऐड हुआ, मतलब 1 के पीछे 0 बिठाने से ये 10 हो गया, 2 डिजिट नंबर्स आए, ये पता चला। ठीक है। सो ये बहुत सारे एविडेंसेस हैं मैथमेटिक्स के जो आपको मिल जाएंगे आदि ग्रंथ से। अब पूरा मत लिखना, अभी पूरा लिखने बैठोगे तो आपको टाइम नहीं होगा, तो एक लाइन बस, एक पॉइंट लिखोगे अर्लियर पीरियड का। अभी चलो लेटर पीरियड में। लेटर पीरियड आपका पीरियड है 1000 बीसी से 500 बीसी का। इन्होंने क्या बोला, एक है बौधायन, वॉज ए वेल नोन मैथमेटिशियन। वैदिक एज का अगर कोई मैथमेटिशियन का नाम जानना है तो यहाँ पे याद रखना बौधायन। एंड उन्होंने बौधायन सूत्र एग्जिबिट किया। आज के टाइम पे सूत्र को आप क्या बोलते हो? सूत्रों को इंग्लिश में क्या बोलते हो? सूत्र को फॉर्मूला। बस, फॉर्मूला इन्होंने बनाया। और क्या बनाया? और क्या बनाया? फॉर्मूला के साथ साथ एंगल शेप हो गया। स्पेशली सबसे पहले आया था रेक्टेंगल का शेप।
तो रेक्टेंगल का जो ज्योमेट्रिक शेप है एंड उसके जो पॉइंटेड पॉइंट्स है, मतलब 4 पॉइंट्स है, शीर्ष बिंदु होते हैं वो, या फिर इन अदर ऑफ इक्विवेलेंट और मल्टीपल फ्रैक्शनल एरियाज सच एज स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलते हो? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज डिफरेंट, ये आप लोग जानते हो। एंड उसके अकॉर्डिंग सारे सूत्र निकालना, एरिया का, पेरीमीटर का, सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो बौधायन सूत्र और बौधायन जो पर्सन थे वैदिक एज पीरियड के, एक प्रोमिनेंट वेल नोन मैथमेटिशियंस थे। बस इतना याद रखो, एक याद रखना, ज़्यादा नहीं चाहिए बिकॉज बहुत हो गया। ठीक है, सब कुछ याद रखोगे भूल जाओगे, इतना सारा फॉर्मूला √2 का निकाला गया था, उतना नहीं चाहिए। तो इन 620 एडी, इन 620 एडी ब्रह्मगुप्त, देखो ब्रह्मगुप्त का नाम है बट ये शॉर्टकट हिस्ट्री में ही दिया गया है, ज़्यादा नहीं दिया गया, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चला। तो देखो इन 16 बोल रही हूँ, 620 एडी अप्रोक्सीमेटली ब्रह्मगुप्त, ये ग्रेट मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, पहले के पॉइंट में अगर मैं बोलूँ, क्या प्रोमिनेंट फिजिशियन, मैथमेटिशियंस और डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आर्टिस्ट थे, क्या एक ही सब्जेक्ट के लिए काम करते थे या मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे काम करते थे, या मल्टीपल एरिया, मल्टीपल के लिए वहाँ पे प्रोमिनेंट कोई नहीं था। अभी के लिए प्रोमिनेंसी है, मतलब जो कि केमिस्ट्री में काम करते हो तो आप केमिस्ट हो, या फिर आप केमिस्ट्री में साइंटिस्ट बनोगे, फिजिक्स में हो तो फिजिक्स में हो, तो वहाँ पे उस टाइम पे नहीं था। इसलिए ये मैथमेटिशियन भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है, एंड उन्होंने लिखा अपना ब्रह्म सुप्त सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्म सुप्त सिद्धांत, ही एक्सप्लेन यूएससी ऑफ जीरो, मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए एक कंसेप्ट को उन्होंने जीरो के सारे प्रॉपर्टीज को डिराइव कर दिया। बोलो जीरो के भी प्रॉपर्टीज है, जीरो के प्लेस वैल्यूज है। जीरो अगर पॉइंट से पहले लगा क्या होगा, पॉइंट के बाद लगा क्या होगा, सबका वैल्यू चेंज होता है। जीरो वन से पहले लगेंगे तो क्या हो जाएगा, वन के बाद लगेगा तो क्या हो जाएगा। एंड उसका प्लेस होल्डर देखो, अभी बोला गया प्लेस होल्डर एंड डेसिमल डिजिट, मैंने अभी बोला डेसिमल का, तो ये सारा निकाला। इन 12th सेंचुरी भास्कर आए। ठीक है, भास्कर रोटे एक्सटेंसिवली ऑन ऑल नोन ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, उन्होंने सारे ब्रांचेस को लिख डाला, मैथमेटिक्स के जितने भी नोन ब्रांचेस है उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। डेरिवेटिव्स किसका कैलकुलेशन किया, ही कैलकुलेट और कैलकुलेटेड डेरिवेटिव्स, और दैट इज डेरिवेट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, मतलब उनके भी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स हैं या फिर उसके फॉर्मूलाज हैं, जो भी कॉस साइन सेक, सब कुछ साइन थीटा और कॉस थीटा कोसेक थीटा जितना भी है टैन, सबका एंगल्स निकाल के उन्होंने दिया एंड फॉर्मूला भी लिख दिया। उन्होंने भी जीरो, सर्ट्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सबके बारे में बताया, सबके बारे में बताया। ठीक है, इतने पॉइंट्स को मैंने मार्क किया है, ये हिस्ट्री पॉइंट है, दीज आर हिस्ट्री। ठीक है, ये सारे हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स अगर आता है तो ऐसे याद करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में तो नहीं आएगा। अगर आता है तो आपको स्टार्ट करना है मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, एंड आफ्टर दैट ये पॉइंट्स को तो हार्डली आपको 3 पेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा, इतने पॉइंट्स में हो जाएगा। आफ्टर दैट कल हम आर्यभट्ट से स्टार्ट करेंगे।